वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एएलपी सीबीटी 2 के लिए पार्ट बी, जो कि आप लोग के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होने वाला है, उसके आज सेट नंबर 11 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है। तो जल्दी सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए जो मैं 1 घंटा का जो क्लास दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिख रहा, क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता की जाँच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? ऑप्शन इज नॉ इस्पात मापी, गुनिया, सार्वत्रिक पृष्ठ प्रमापी या फिर रिजुकोन। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसका राइट आंसर होगा गुनिया। किसका यूज करते हैं? गुनिया का। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, पृष्ठ मापी की वर्गता की जांच करने के लिए हम लोग गुनिया का उपयोग करते हैं, जबकि इस कार्य हेतु इस्पात मापी, सार्वत्रिक पृष्ठ प्रमापी और रिजु कोण का यूज हम लोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, यह 90 डिग्री के कोण पर बनी होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, यह 90 डिग्री के कोण पर बनी रहती है। इसके साथ साथ इसके द्वारा लकड़ी पर बने कोण समकोण की जांच करता है, यानी इस पर जो भी लकड़ी पे जो कोण बनता है वह समकोण की जांच करता है। चलिए, और ब्लेड की जो लंबाई होता है वह 15, 20 या 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? ऑलरेडी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। बातें करना चाहते हैं विद्युत धारा का। सबसे पहले फ्रेंड याद रखें, विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। अब आई का जो फॉर्मूला होता है Q/T होता है, जिससे हम लोग देखिए Q का ऐसे ही मात्रा होता है कूलम और समय का होता है सेकंड। आई थिंक कूलम प्रति सेकंड को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। क्वेश्चन आ सकता है 1 एम्पियर किसे बोलेंगे? तो 1 कूलम प्रति सेकंड को 1 एम्पियर बोलेंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी कि विद्युत धारा की जो भी चाल होती है वह प्रकाश की चाल, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होती है। बातें करना चाहते हैं विद्युत धारा के परिमाप को मापने के लिए। तो याद रखिए, विद्युत धारा के परिमाप को मापने के लिए हम लोग ए मीटर का प्रयोग करते हैं। ए मीटर का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब इसमें कुछ और ऑप्शन है, उसको मैं बता देता हूँ। प्रतिरोध कैसे मतलब क्या होता है? ओम होता है। आवृत्ति कैसे मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्लियर है? चलिए, अब वोल्टेज का क्या होता है? वोल्ट होता है। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया था? होपफुली आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, आप लोग भी देखे होंगे किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग जो करते हैं किस लिए करते हैं? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, विद्युत धारा में किसी परिपथ में विद्युत प्रतिरोधक का प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए करते हैं, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह को घटाने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, बातें करना चाहते हैं रेजिस्टेंस का। सबसे पहले ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा, आर बराबर क्या ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग आप लोग बनाए होंगे, तो V बराबर होता है आई है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, तो आर बराबर होगा V/I होगा, यानी कि V/I। अब देखिए, इसका यूनिट में निकालने बताता हूँ। सबसे पहले विभवांतर का होता है वोल्ट और करंट का क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम। याद रखिए, वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसका इन्वर्स होता है। तो देखिए, आर का जो इन्वर्स होता है यानी 1/G इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। तो फ्रेंड्स, आप लोग जी को अगर डिफिनेशन बोलता है तो 1/R भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो कंडक्टेंस जो होता है वह रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किसके कम नहीं होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग के लिए इसके लिए बताया था, IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग का न्यूनतम जो आकार होता है वो 8 SWG होता है। 8 SWG होता है। तो याद रखिएगा, 8 SWG कॉपर या फिर GI वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर कीजिए, तो न्यूनतम 8 SWG होगा। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं SWG का, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। तो SWG का फुल फॉर्म होता है, S4 होता है स्टैंडर्ड, W4 होता है वायर और G4 गैग होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा, SWG का जितना मान अधिक होगा वह वायर उतना ही पतला होगा। क्लियर है? और SWG के तार को हम लोग mm में मापते हैं, यानी मिलीमीटर में मापते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि SWG के तार को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं? तो मिलीमीटर को मापते हैं। क्लियर है? चलिए, वही बातें करना चाहते हैं देखिए, IEEE का फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखिएगा फ्रेंड, IEEE का फुल फॉर्म होता है I होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
केबलों में आवेशन धारा क्या होती है? सबसे पहले याद रखिए, केबलों में आवेशन धारा जो होता है वोल्टता से 90 डिग्री तक आगे रहती है, वोल्टता से 90 डिग्री तक आगे रहती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें इस स्थिति में केबल में कैपेसिटिव धारा प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, इसमें जो होता है कैपेसिटिव धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है? इसके साथ साथ धारिता लंबाई के समानुपाती भी होती है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इलेक्ट्रीशियन टाँके में प्रयुक्त सीसा और टीन का प्रतिशत कितना होता है? सबसे पहले याद रखिएगा, आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रीशियन में सोल्डर किया जाता है। तो सोल्डर सबसे पहले याद रखिए, सोल्डर में दो धातु से मिलकर बना होता है। सबसे पहले सीसा होता है, एक टीन होता है। ऑलरेडी आप लोग सीसा को क्या लिखते हैं? पीबी लिखते हैं, और टीन को क्या लिखते हैं? एसएम। तो सीसा और टीन के कंबाइंड से बनता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, सीसा और टीन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा, टीन की मात्रा जो होता है वह 60% होती है। यानी कि टीन की मात्रा जो होता है 60% होती है। वही सीसा की बात करना चाहते हैं वो 40% होते हैं। और सीसा को हम लोग लीड भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यानी कि 40-60 या फिर 60-40 का कॉम्बिनेशन में होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए, तो राइट आंसर देखिएगा, तो 40-60। तो ऑप्शन नंबर में जाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो 60 क्या होता है फिर से मैं बताना चाहता हूँ। 60 जो होता है वह टीन होता है। 60 क्या होता है? टीन होता है। और वही 40% क्या होता है? तो ये लीड होता है, या फिर सीसा लिख सकते हैं, सीसा लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। और याद रखिएगा, इसका जो गलनांक होता है शोल्डर का वह 650 डिग्री सेल्सियस होता है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए, यहाँ पे प्रघात से संरक्षण के लिए कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहला लिख रहा MCCB, ELCB, MCB या ACB। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे और काफ़ी अच्छे से क्लिक कर दिए होंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ELCB। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग को जो बोल रहा, कौन सा विद्युत प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है? विच एमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक्स? तो इलेक्ट्रिक शॉक से हमें क्या बचाता है? तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे ELCB। क्या बोलते हैं इसे? ELCB। चलिए बातें करना चाहते हैं ELCB का। देखिए, सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा ELCB, यानी ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आप लोग इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। देखिए, E4 होता है इलेक्ट्रिकल लीकेज सर्किट ब्रेकर। इस चीज़ को याद कर लीजिए, सॉरी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसके साथ साथ ELCB धारा एवं वोल्टेज दोनों पर कार्यरत होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यह उदासीन धारा तथा लाइन धारा के सदिश योग के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं फुल फॉर्म के बारे में। सबसे पहले फिर आप लोग MCB का भी फुल फॉर्म याद कर लेगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। और ACB का फुल फॉर्म होता है AS सर्किट ब्रेकर होता है। वही MCCB का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर होता है। एक और बच गया OCB। तो OCB का फुल फॉर्म होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग के पेपर में जरूर बनेगा। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, फ्यूज तार से होकर गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा किसके अनुपातिक होती है? सिंपल में सबसे पहले आप लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पढ़े होंगे। तो ऑलरेडी आप लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे। H बराबर क्या होता है? I² होता है। I² होता है। तो देखिए, आप लोग इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो याद रखिए, फ्यूज तार से होकर गुजरने वाली धारा उत्पादित ऊष्मा के I²RT। सिंपल में क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, यानी कि करंट का स्क्वायर क्या होता है। फिर क्लियर है? उसके साथ H जो आपका प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस का भी होगा, फिर H जो प्रोपोर्शनल होगा वह T का भी होगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नियम दिया था वह जूल ने दिया था। जूल, इसी को हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। क्लियर है? चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक LCR, इसे हम लोग LCR भी बोलते हैं। एक LCR परिपथ की अवास्तविक शक्ति एवं वास्तविक शक्ति क्रमशः 5 किलोवोल्ट एम्पियर और 3 किलोवाट है। तो परिपथ की प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या होगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप्स का क्वेश्चन आप लोगों को मे भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग देखेंगे एक LCR सर्किट की बात करना चाहते हैं। तो इसमें एक होता है वर्चुअल पावर, जिसे बोलते हैं हम लोग S से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? S से। और उसे बोलते हैं अवास्तविक शक्ति। तो S बोलते हैं फ्रेंड। तो S का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं 5 किलो वोल्ट दिया है। इसका फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर। क्लियर है? इसके साथ साथ एक होता है P फॉर हम लोग बोलते हैं रियल पावर, तो या फिर एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर का जो वैल्यू दे रहा है आप लोग का 3 किलो वाट लिख रहा है। क्लियर है? हमें क्या निकालना?
तो प्रतिक्रियाशील शक्ति निकालना है, तो यानी कि हम लोग को क्यू निकालना। ऑलरेडी आप लोग को मैं बताया था इसके एक रिलेशन होता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन देखिए समकोण त्रिभुज के इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोग को करना है। सबसे बड़ा जो इसमें होता है आप लोग को मैं बताया था, सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है वह रिएक्टिव पावर होता है, यानी एस बड़ा होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग पी लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्यू लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एस का फॉर्मूला होगा, यानी एस स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिएगा, तो यहाँ क्या लिखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एस स्क्वायर पर क्या लिखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए एस का वैल्यू दिया, पी का वैल्यू दिया, तो आप लोग को सिंपल में क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। तो क्यू स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालते तो आप लोग सिंपल में एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखते। क्लियर है। ऑलरेडी देख सकते हैं एस यानी आप लोग को वैल्यू दिया, एस का वैल्यू कितना लिख रहा है 5, तो हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, और पी का वैल्यू देखेंगे तो आप लोग का 3 का स्क्वायर दे रहा है। हम लोग स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो सिंपल में इसे अंडर रूट करेंगे, तो सिंपल में इसे सॉल्व कीजिए तो 4 आएगा। क्या आएगा 4। अब देखिए प्रतिक्रियाशील शक्ति का जो यूनिट होता है किलो वाट, देखो किलो वाट एम्पियर होता है। तो राइट आंसर जब कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 किलो वाट एम्पियर कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। रिलेशन याद रखिएगा जो मैं भी आप लोग को बताया था। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए जो एक्टिव पावर होता है, एक्टिव जो पावर होता है उसका ऐसे देखिए एक होता है एक्टिव पावर, तो फ्रेंड देखिए जो एक्टिव होता है वो हमेशा वाट लगा देता है किसी का भी, तो इसका ऐसे मात्रा होता है किलो वाट होता है। क्लियर है। एक होता है रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है उसे हम लोग बोलते हैं किलो वाट एम्पियर बोलते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबसे पहले याद रखिए एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जर होता है, होपफुली आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो बैटरी चार्जर एक प्रकार का क्या होता है, एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। तो सिंपल में आप लोग लिख सकते हैं बैटरी चार्जर एक प्रकार का रेक्टिफायर होता है, यानी क्या लिखिएगा रेक्टिफायर, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो बैटरी चार्जर एक प्रकार का रेक्टिफायर होता है जो एसी को किस में बदलता है या एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी की जरूरत होता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी की जरूरत होती है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए यहाँ पे आप लोग को लिख रहा है चॉपर, तो ऑलरेडी फ्रेंड चॉपर के बारे में पढ़े होंगे। चॉपर जो होता है वो डीसी को डीसी में बदलता है। क्लियर है। और कन्वर्टर क्या करता है, तो देखिए कन्वर्टर एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को भी एसी में बदलता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। होपफुली आप लोग अपने घर इलाके में देखते होंगे इलेक्ट्रिक बेल बहुत सारे घर में लगा होता है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक लगा होता है, यानी राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है एक प्रत्यावर्ती ईएमएफ को गणितीय रूप से 200 sin 314 t द्वारा व्यक्त किया था, तो आवृत्ति की मान निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा ये आप लोग को जो वैल्यू दिया है आप लोग को वी का वैल्यू दिया है, यानी वोल्ट का वैल्यू दिया था। तो वोल्ट का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या लिख रहा है आप लोग देखिए, सबसे पहले 200 लिख रहा है, मैं 200 लिख दिया, फिर लिख रहा है सैन लिख दिया, फिर देख सकते हैं 314 t लिख रहा, तो मैं इसको पूरा लिख दिया हूँ। अब देखिए आप लोग को ऑलरेडी मैं पढ़ाया था इसका फॉर्मूला होता है, तो वी का जो फॉर्मूला था आप इससे कंपेरिजन कीजिए। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला को लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो वी का फॉर्मूला होता है सबसे पहले वी एम लिखते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज लिखते हैं, फिर सैन लिखते हैं, क्या लिखते हैं सैन लिखते हैं, फिर ओमेगा टी लिखते हैं। क्लियर है। ओमेगा टी लिखते हैं। अब इससे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो सिंपल वे फ्रेंड्स अगर आप लोग कंपेरिजन कीजिएगा तो देखिए वी एम यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू कितना आ रहा है आप लोग देख सकते हैं 200 दे रहा है। क्या दे रहा है ये 200 वोल्ट दे रहा। उसके साथ साथ देखिए ओमेगा का वैल्यू जो आप लोग के बीच दिख रहा है 314, यानी 314 रेडियन पर सेकंड लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड दे रहा है। क्लियर है। तो आप लोग को यहाँ पे जानना है, आप लोग को आवृत्ति निकालना। होपफुली आप लोग जानते हैं ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का वैल्यू 314 दिया हुआ है, 314 दिया। तो आप लोग को निकालना है आर का वैल्यू, सॉरी देखिए 2 ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू क्या था, तो ऑलरेडी मैं अभी आप लोग को बताया था 314 दिया था ना ये। और ओमेगा का जो फॉर्मूला था 2 पाई आर नहीं बल्कि एफ होता है, एफ और फ्रीक्वेंसी होता है बराबर। तो बराबर लिखिएगा 314 लिखिएगा। अब आप लोग पुट किए 2 पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर देता है। क्लियर। अब आप लोग फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए यहाँ से, बराबर 314 कीजिए। अब देखिए 3.14 को अगर आप लोग 31 यानी 314 लाना तो 100 से कैंसिल करना पड़ेगा। तो सिंपल 2 का पावर में 100 कितना बार में आता है 50 बार में। तो सिंपल में इसका एफ का अगर वैल्यू निकालेगा तो 50 हर्ट्स आएगा। क्या आएगा 50 हर्ट्स इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया हूँ। तो फ्रेंड्स का राइट जो आंसर आएगा 50 हर्ट्स इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए ये आप लोग को वी मैक्सिमम दिया था, अगर यहाँ से आप लोग को वी आरएमएस निकालने के लिए बोलता तो आप लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू दिया था इसको आप लोग √2 से मल्टीप्लाई यानी 1/√2 से गुना करते हैं। तो सिंपल में 200/√2 आया था, या फिर आप लोग रेशनलाइजेशन भी कर सकते थे। क्लियर। तो इस टाइप से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ,
इंडक्टिव लोड जाने पर शक्ति गुणांक क्या हो जाता है? तो फ्रेंड लिख रहा व्हेन द इंडक्टिव लोड इज कनेक्टेड द पावर फैक्टर बिकम्स। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए आप लोग को जो मैं बताऊँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले मान लीजिए वोल्टेज है, ये क्लियर है। अब देखिए एक प्रकार की ये इंडक्टिव, देखिए यहाँ पे ये प्रेरक भार है, क्लियर है। इसके साथ साथ ये वोल्टेज है। तो यहाँ पे वो एंगल क्या बनाता है? तो सिंपल में आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रकार का पश्चगामी यानी कि लैगिंग बना रहा। तो राइट आंसर कीजिए तो लैगिंग होगा, ऑप्शन है। तो बिल्कुल जब भी लैगिंग करता है तो बैकवर्ड करता है। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर, काफ़ी मोहब्बत से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो याद रखें फ्रेंड, इंडक्टिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक क्या होता है? पश्चगामी होता है यानी कि पीछे हो जाता है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा शुद्ध प्रेरक होने पर भी व आई के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर होगा एवं पीएफ क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 3 एम्पियर धारा का वाहक 1 हेनरी प्रेरक तो निम्न ऊर्जा संचित करेगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग फार्मूला को अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखें एल, तो एल का वैल्यू देखिएगा तो 1 हेनरी लिख रहा है, तो हम लोग लिख देंगे एल इक्वल टू 1 हेनरी। करंट, तो करंट का वैल्यू अगर देखिएगा तो 3 एम्पियर लिख रहा है, क्या लिख रहा है? 3 एम्पियर लिख रहा है। हम लोग ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे स्टोर एनर्जी के लिए बोल रहा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा लोड स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं हाफ एल आई एस का लिखते हैं, हाफ एल आई एस का लिखते हैं, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे हाफ है, मैं हाफ कर दिया एल, तो एल का वैल्यू 1 था। अब आई का वैल्यू कितना था? 9, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। तो फ्रेंड यहाँ से डिवाइड कीजिए तो आप लोग के सामने 4.5 जूल आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो राइट आंसर अगर कीजिएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होना था? 4.5 जूल होगा, क्लियर है। और फार्मूला आप लोग याद रखेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है, देखिए जैसे आप लोग हाफ एमवी स्क्वायर याद किए ना, देखिए आप लोग गतिज ऊर्जा में याद किए होंगे हाफ एमवी स्क्वायर, उसी प्रकार इसमें क्या है हाफ कर दीजिए, एम के जगह पे एल कर दीजिए, क्लियर है। और आई के जगह पे वी के जगह पे एल आई स्क्वायर कर दीजिए। इसी के साथ साथ आप लोग कैपेसिटर में पढ़ेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये सारे रिलेशन को आप लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, क्लियर है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। एक 10 ओम प्रतिरोधक को एक 10 ओम प्रतिरोधक को एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। उस पर 10 ओम प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टेज क्या होगी? सिंपल वे में क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। देखिए एक 10 ओम प्रतिरोधक को 6 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। तो फ्रेंड लिख रहा 10 ओम प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टेज कितनी होगी? सबसे पहले याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण परिपथ में धारा हमेशा समान होती है। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ था, क्लियर है। तो हमेशा इसमें याद रखिएगा धारा का मान क्या होगा? समान होगा। तो उसके अकॉर्डिंग धारा का निकालिए। सबसे पहले देखिए आई बराबर क्या होता है? वी बटा आर, वी आर देखिए तो यहाँ पे सी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया, 10 था और साथ में 2 ओम था, तो दोनों को सम कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालें तो 6/12 आएगा, यानी कि करंट निकालिएगा तो 0.5 एम्पियर आएगा। क्या आएगा फ्रेंड? 0.5 एम्पियर आएगा, क्लियर है। अब टोटल अगर देखिएगा तो 10 प्रतिरोधक था, तो हम 10 प्रतिरोधक यानी 10 को हम लोग क्या करेंगे? 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल में राइट आंसर आएगा 5 वोल्ट। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर, काफ़ी मोहब्बत से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 में क्या लिख रहा है। एक ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि यानी बीटा का वैल्यू 19 है, तो धारा लब्धि अल्फा का वैल्यू क्या होगा? देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले देखिए धारा लब्धि जिसको बीटा बोलते हैं, इसका वैल्यू 9 दिया और 19 दिया है, तो आप लोग को निकालना क्या? अल्फा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अल्फा का जो फार्मूला होता है याद कर लीजिए, बीटा इंटू 1 प्लस बीटा कीजिएगा। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए बीटा का वैल्यू क्या लिखा है? 19। फिर क्या करेंगे? 1 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे? 19। अगर आप लोग सम करते हैं तो देखिए 19 और 19 प्लस से क्या होता है? 20। अब आप लोग इसे डिवाइड कीजिए तो सिंपल में 0.95 आएगा, 0.95। तो राइट आंसर कीजिए तो 0.95, यानी ऑप्शन नंबर जाते हैं 0.95। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है, तो जो पसंद आते हैं उसी को आप लोग चूज कर सकते हैं, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से अगेन टाइम आई रिपीट फ्रेंड्स, अल्फा का जो फॉर्मूला होता है याद कर लीजिए, बीटा क्या कीजिए? बीटा इंटू 1 प्लस बीटा होता है, क्लियर। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ निम्नलिखित में कौन सा त्रिसंयोजी? अगर फ्रेंड्स आप लोग हमारे इस चीज़ को मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग हमारे वीडियो अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा मोटिवेट भी होते होंगे, लेकिन मैं आप लोग से पूछता हूँ क्या आप लोगों को मैं एक क्लास देना चाहता हूँ जिसमें आप लोग देखे होंगे कौटल्या वाले सर काफ़ी अच्छे से एक मैराथन एक
आप लोग देखे होंगे एक काफ़ी बढ़िया 14 पेज का PDF अपलोड दिए थे आप लोग के व्हाट्सअप में, तो उसे मैं चाह रहा था कि पूरे डिस्कस कर दूं एक इस चैनल के माध्यम से, और भी मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स से एक ही जगह पे सब कुछ चीज़ को मर्ज कर दूंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या ये आप लोग का नीड है, अगर होगा तो मैं आप लोग के लिए इसके लिए कुछ और कंटेंट को ऐड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा। निम्नलिखित में कौन त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं, देखिए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए बोरॉन, तो बोरॉन को निकालिए तो देखिए बोरॉन का परमाणु संख्या बी होता है, इसका होता है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 और 3 आ गया। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं इंडियम को। देखिए आप लोग अगर याद किए होंगे तो देखिए बलगा इंटल, देखिए मेरा इस टाइप से याद था बलगा इंटल, बलगा इंटल, मैं इस टाइप से याद किया था बलगा इंटल। यानी फिर देखिए नहीं तो बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला, इस टाइप से बहुत को टीचर पढ़ाते हैं। क्लियर है? ये सारे जो आते हैं, ये सारे जो आते हैं ये आप लोग का त्रिसंयोजी में आते हैं। क्लियर है? अब देखिए तो इसमें देखिए बोरोन भी आप लोग का दिख रहा, गैलियम भी लिख दे रहा और इंडियम भी लिख रहा, तो यानी कि इसके अलावा आप लोग के बीच क्या बच गया, फॉस्फोरस। तो राइट आंसर होगा फॉस्फोरस। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे फॉस्फोरस जो आता है एक एन ग्रुप के अंतर्गत आता है, जो कि आप लोग का P15 के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2 8 5 आएगा। क्लियर है? चलिए तो राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसके साथ साथ याद रखिएगा त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर P टाइप का अर्धचालक पदार्थ प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए और और किसी शुद्ध अर्धचालक में अगर फास्फोरस मिलाते हैं तो वह एन टाइप को अर्धचालक को प्राप्त करेगा, और त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो हम लोग क्या बनाएगा, पी टाइप का। और इसके साथ साथ याद रखिए पी टाइप अर्धचालक में होल्स की संख्या ज़्यादा होता है। क्लियर है? वही एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होता है। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा है एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में PIV क्या होता है? तो देखिए ए फुल वेव रेक्टिफायर हैज आ PIV। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोग जानिए PIV का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए PIV इसका फुल फॉर्म होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज। क्या होता है? पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो देखिए एक फुल वेव रेक्टिफायर में PIV का जो वैल्यू होता है वो हमेशा याद कर 2 टाइम्स ऑफ VM होता है, 2 टाइम्स ऑफ VM होता है। क्लियर है? तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 VM, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ याद करिए ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि देखिए एक ब्रिज रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे BRADGA, तो ब्रिज रेक्टिफायर का भी जो PF का वैल्यू होता है वह 2 VM होता है। क्या होता है? 2 VM होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए इसका एफिशिएंसी की बातें करना चाहते हैं, जो कि पिछले वर्ष पूछा था। तो इसका एफिशिएंसी जो होता है वह 81.2% होता है। क्या होता है? 81.2% होता है। और इसका रिपल फैक्टर की बातें करना चाहते हैं तो 0.48% होता है, 0.48 होता है। क्लियर है? चलिए वही बातें करना चाहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का भी याद कर लीजिए। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले ये VM होता है। क्या होता है? इसका PIV का वैल्यू क्या होता है? VM। इसके साथ साथ इसका जो एफिशिएंसी होता है, इसका 80 था ना, तो इसमें हम लोग कम कर दें, यानी 40% तक करते हैं, 40.5% करते हैं। और वही बातें करना चाहते हैं इसका रिपल फैक्टर का जो वैल्यू तो 1.21 होता है। ये सब सारी चीज़ों को मैं बहुत डिस्कस करूँ, आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक NPN ट्रांजिस्टर के लिए यदि एक बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड में है और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड में है तो ऑपरेशन का तरीका क्या होगा? सबसे पहले याद रखिएगा इसमें एक NPN ट्रांजिस्टर में यदि बेस एमिटर संधि अग्र अभिनति में है तो याद रखिए वो हमेशा फॉरवर्ड एक्टिव होता है। क्या होता है? फॉरवर्ड एक्टिव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास C एम्पलीफायर की कार्य क्षमता निम्नलिखित में से कितनी होगी? देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को क्लास A से लेकर क्लास C तक मैं पूरे का पूरे बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए अगर आप लोग याद करते हैं तो। देखिए सबसे पहले क्लास A की बात करना चाहते हैं। देखिए एक क्लास A होता है, फिर क्लास B होता है और क्लास C होता है। ये तीनों एम्पलीफायर की कार्य क्षमता याद कर लीजिए। सबसे पहले बातें करना चाहते हैं क्लास A के, तो क्लास A का जो होता है वह 25% होता है, 25% होता है। वही क्लास B की बारे में बात करना चाहते हैं तो 78.5% होता है, 78.5% होता है। वही बातें करना चाहते हैं क्लास C का तो 87.5% होता है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? यानी कि स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा किससे होता है? क्लास C का होता है। क्लियर है? अब देखिए ऑप्शन में ये आप लोग को नहीं दिया, इसी के रेंज में दिया रहेगा, समझे? तो आप लोग को अब देखना पड़ेगा, यानी कि C के लिए पूछा था ना, C यानी कि 87.5 कहाँ तक आ रहा। तो देखिए पहला लिख रहा 50 से 60, ये कभी नहीं हो सकता है। 70 से 75, देखिए 70 से 75
मे भी पॉसिबिलिटी आप लोग इसी में लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग ना तो सी कर सकते हैं ना ही डी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और इसकी कार्य क्षमता कितना होता है फिर से बताना चाहता हूँ, 87.5% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ए एंड डी गेट के इनपुट्स ए और बी है तो आउटपुट क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए आप लोग गेट के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिक गेट के बारे में। सबसे पहले एंड गेट, तो एंड गेट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए इस टाइप से इसका सबसे पहले इसका सिंबल होता है। देखिए इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। ये क्लास 12 का कंसेप्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में था ये, तो इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। देखिए ये आप लोग का इनपुट है यानी ए है और ये बी है, और ये आप लोग का आउटपुट हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए इसको अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका है y इक्वल ए एंड बी, y इक्वल ए एंड बी। क्लियर है। और ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स अब आप लोग को मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊं ध्यान से सुनिएगा। इसका ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ए लेंगे और बी लेंगे, ए और बी लेंगे। अब ए और बी इसका आउटपुट जो है, देखिए ये इनपुट हो गया, तो इसका आउटपुट वाई में जो आएगा क्या लिखे थे, ए एंड बी, तो एंड के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कभी नहीं भूलेगा ट्रुथ टेबल। सबसे पहले आप लोग को इस स्टेप से कर दीजिएगा, यानी टोटल 4 पार्ट्स होना चाहिए। क्लियर है। देखिए जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ उसी को आप लोग पुट कीजिएगा। सबसे पहले 1 1 लिखने का प्रयास कीजिएगा, फिर 0 0 लिखिएगा। क्लियर है। फिर देखिए अल्टरनेट में चलेगा 1 फिर 0 फिर 1 अब 0, ये लिखने का तरीका समझिए इनपुट के लिए। अब देखिए वाई में आप लोग को ए इंटू बी लिख रहा है, तो फ्रेंड सिंपल में आप लोग बताइए खुद से। देखिए अगर आप लोग एक को एक से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, 1 आ गया। फिर एक को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 0। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। क्लियर है। तो वही बोला, अगर किसी एंड गेट का इनपुट ए और बी है तो आउटपुट वाई बराबर क्या होगा। तो सिंपल देख सकते हैं, सिंपल में आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है, वाई बराबर ए बी का आ जाएगा। क्या आएगा, ए बी का आएगा। और इसका ट्रुथ टेबल भी मैं बता दिया हूँ। तो सिंपल में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोग इसका ट्रुथ टेबल बता दिया था। वाई इज इक्वल टू क्या कि ए इंटू बी, ये आप लोग का ए इंटू बी हो गया। वही अगर और गेट की बात करते हैं, देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ। अगर फ्रेंड देखिए और गेट की बात करते हैं तो और गेट में बोलते हैं वाई इक्वल ए और बी, तो और में हम लोग प्लस लेते हैं। क्लियर है। और याद रखिएगा वाई और गेट को हम लोग सीरीज गेट बोलते हैं, और वही एंड गेट को हम लोग पैरेलल गेट बोलते हैं। क्लियर है। और यूनिवर्सल गेट जो हम लोग बोलते हैं नैंड गेट को बोलते हैं, और नॉर गेट को कहते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ एक आप लोग पढ़े होंगे बफर गेट। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बफर गेट क्या होता है, क्योंकि शायद आप लोग पढ़े होंगे। एक बफर गेट के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बफर गेट क्या होता है। सिंपल में याद रखिए, बफर गेट में सिंपल में इस टाइप से होता है, अगर 1 दिए तो 1 आएगा, 0 दिए तो 0 आएगा, इसे बोलते हैं बफर गेट। क्लियर है। चलिए किसी GI ग्लेवनाइज्ड आयरन भूयोजक प्लेट की माप क्या होता है। देखिए कल इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस किया था। तो सिंपल में इसका वैल्यू होता है 60 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर गुना 6.35 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये अर्थिंग प्लेट का होता है, भूयोजक अर्थिंग प्लेट का होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रखिएगा। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस प्लेट का उपयोग प्लेट अर्थिंग में किया था तथा इस अर्थिंग का उपयोग नमी वाले स्थानों में किया था। क्लियर है। चलिए गड्ढे में थोड़ा नमक व कोयला रखकर प्लेट रखा था ताकि नमी बनी रहे एवं प्रतिरोध भी कम रखे। तो क्वेश्चन पूछता है गड्ढे में क्या रखते हैं, तो हमेशा याद रखिए गड्ढे में जो रखते हैं हम लोग थोड़ा नमक रखते हैं। क्या रखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा नमक रखते हैं। ये क्वेश्चन आता है गड्ढे में क्या रखते हैं, तो याद रखिए गड्ढे में थोड़ा नमक रखते हैं और उसके साथ साथ कोयला रखते हैं। क्या रखते हैं, कोयला। अब क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है नमी भी बनी रहती है और प्रतिरोध क्या होता है कम हो जाता है इससे। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर का बीटा बराबर 200 है तो यदि संग्रहण धारा 15 मिली एम्पियर है तो बेस धारा क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए इसमें बीटा का वैल्यू आप लोग के बीच में कितना लिख रहा है, 200 लिख रहा है, तो 200 लिख दिया हूँ। और इसमें देखिए आई कलेक्टर यानी बेस का वैल्यू लिख रहा है, तो आप लोग को एक करंट में आप लोगों को कलेक्टर का वैल्यू बोला, तो कलेक्टर का वैल्यू लिख रहा है 15 माइक्रो एम्पियर लिख रहा है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को निकालना है बेस धारा का, तो देखिए बेस कर दें धारा यानी करंट, तो इसका फार्मूला निकालिएगा तो ये फार्मूला होता है IC/IB होता है, IC/IB होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए
तो IC का वैल्यू का देखिए तो 15 मिली एम्पियर था, तो मिली के लिए 10⁻³ करेंगे। और B का वैल्यू यानी कि सिंपल में B का वैल्यू पूरा लिखिएगा, तो यहाँ पे आप लोग लिखिए तो 200 लिखिएगा। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल में 0.075 माइक्रो एम्पियर आएगा, मिली एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से, ऑप्शन नंबर यानी 0.075 तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। फार्मूला को याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजन लेवल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ISI के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध जो होता है 1 मेगा ओम होता है। कितना होता है? 1 मेगा ओम होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो 1 मेगा ओम ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ दिख रहा, घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो होपफुली आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर दिए होंगे। तो घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा के लिए हम लोग MCB का यूज करते हैं। किसका करते हैं? MCB का। इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स याद कर लीजिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है? और इसका इसका प्रयोग निम्न विभव एवं निम्न धारा प्रणाली में भी करते हैं। ये क्वेश्चन आता है MCB का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये 2 चीज़ में याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं निम्न यानी कि देखिए लो वोल्टेज, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले करते हैं लो वोल्टेज में। देखिए मैं लिख देता हूँ, इसका प्रयोग हम लोग सबसे पहले करते हैं लो वोल्टेज में, इसके साथ साथ इसका प्रयोग करते हैं लो करंट में। ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसका दोनों में जहाँ पे लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का बातें करना चाहते हैं। MCB होता क्या है? तो MCB एक प्रकार का ऑटोमेटिक युक्ति है जो परिपथ के ओवरलोड होने से या शॉर्ट सर्किट होने से शीघ्र परिपथ को सप्लाई में काट देती है। क्लियर है? और इसके साथ साथ इसका क्षमता जो होता है 0.5 एम्पियर से लेके 60 एम्पियर तक होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को नोट करना पड़ेगा। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं OCB का, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। ACB का फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है? चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा, दीपक दक्षता की इकाई क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दीपक दक्षता क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे किसी विद्युत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा को ही हम लोग बोलते हैं किसी विद्युत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा तथा उसे प्रदान की गई विद्युत शक्ति के अनुपात को बोलते हैं दीपक दक्षता बोलते हैं, यानी कि इल्यूमिनस इफिशिएंसी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका जो फार्मूला होता है देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका अगर आप लोग फार्मूला निकालिएगा तो इसका इकाई होता है ल्यूमेन प्रति वाट होता है, ल्यूमेन प्रति वाट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? इसके साथ साथ बातें करना चाहते हैं लैंप दक्षता का, तो याद रखिए लैंप दक्षता को हम लोग बोलते हैं N से। तो लैंप दक्षता का जो फार्मूला होता है IN, देखिए सबसे पहले IN जो कि निर्गत ल्यूमेन फ्लक्स होता है बाय W होता है। क्लियर है? चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड लक्स किसका SI मात्रक होता है, फिर और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए ल्यूमेन किसका SI मात्रक होता है। क्लियर है? और मैं नेक्स्ट दे आऊँगा तो सारी चीज़ को मैं डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग नहीं किया था? तो देखिए विद्युत शक्ति के लिए सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी तांबा का यूज भी करते होंगे। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए इसमें आप लोग एल्युमिनियम का भी प्रयोग करते हैं, स्टील का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन विद्युत संचरण के लिए कभी टंगस्टन का प्रयोग नहीं करते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। बातें करना चाहते हैं टंगस्टन का, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा टंगस्टन का प्रयोग हम लोग तापदीप्त लैंप के फिलामेंट में करते हैं। क्लियर है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो लिख रहा है आप लोग के बीच में एक एम्पलीफायर का धारा लाभ बिना फीडबैक के 400 है, तो ऋणात्मक फीडबैक के धारा लाभ कितनी होगी? सिंपल वे में जो मैं फार्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। देखिए जब भी एम्पलीफायर के लिए बोलता है तो देखिए इसमें आप लोग सबसे पहले देखिए A का वैल्यू कितना लिख रहा है, तो A का वैल्यू देखिए तो 400 लिख रहा है। कितना लिख रहा है? 400। और बीटा का वैल्यू क्या होता है? 0.01 होता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या निकालें? A फीडबैक के लिए बोला, तो A फीडबैक का वैल्यू निकालेगा तो फार्मूला होता है A/1 + A/बीटा होता है। इस फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर है? और आप लोग पुट ऑन कर दीजिए। तो सिंपल में देखिए A का वैल्यू तो A4 कितना करेंगे? 400। क्लियर है? उसके बाद 1 + A का वैल्यू कितना था? 400 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा का वैल्यू 0.01 था। अगर आप लोग सॉल्व करते तो इसका आंसर आएगा 80। क्या आएगा? 80। तो राइट आंसर इट इज़ द राइट आंसर। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ।
सुरक्षा के आईई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या होती है? तो हमेशा याद रखिएगा, सुरक्षा के भारतीय विद्युत नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति में परिवर्तन जो होता है वह 3% होता है। क्या होता है ये? 3%। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और इसके साथ साथ याद रखिएगा, भारत में रेटेड आवृत्ति जो होती है वह याद रखिए 50 हर्ट्स होता है। क्या होता है? 50 हर्ट्स होता है। और इसका रेंज बोलेंगे तो ±3 होता है, ±3 होता है। या फिर आप लोग लिख सकते हैं 48.5, देखिए मैं लिख देता हूँ, 48.5 हर्ट्ज से लेके आप लोग 51.5 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखेगा। बातें करना चाहते हैं आवृत्ति का SI मात्रा, तो आवृत्ति का SI मात्रा तो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और फ्रीक्वेंसी यानी F का फॉर्मूला निकालिए तो 1/T लिखिएगा। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म लिखिएगा तो सेकेंड इनवर्स, इसी सेकेंड इनवर्स को बोलते हैं हर्ट्ज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित होती है। तो देखिए, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या फिर पश्च विद्युत वाहक बल की जो अवधारणा आधारित होती है वह लेंज के नियम पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? लेंज के नियम पे। तो ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, इसका बैक ईएमएफ का वैल्यू अगर निकाली जाए, यानी देखिए बैक ईएमएफ का फार्मूला अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही वर्क करना पड़ेगा। उसको वर्क को मैं बोलता हूँ, देखिए फार्मूला, तो इसका फार्मूला आप लोग सबसे पहले पी लिखिएगा, फाई यानी नंबर ऑफ पोल्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर एन लिखिएगा, टर्म्स Z/60 कीजिएगा। क्लियर है? जिसमें आप लोग अगर क्वेश्चन आता है इसमें पी क्या है तो मैं जस्ट डिस्कस कर दिया था। पी ध्रुव की संख्या होता है, फाई क्या है तो फ्लक्स होता है, एन क्या है तो चालक की संख्या होता है, और जेड क्या है तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग जेड क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ए क्या है तो समांतर पथों की संख्या होती है। क्लियर है? चलिए अब वही बातें करना चाहते हैं ओम्स का नियम का। तो ओम्स का नियम क्या होता है? V=IR होता है। चलिए किरचॉफ्स के नियम के बारे में आप लोगों को बताया था। किरचॉफ्स का नियम दो चीज़ पर आधारित होता है। देखिए किरचॉफ्स का नियम सबसे पहले दो होता है, एक होता है KCL, एक होता है आप लोग का KCL, एक होता है आप लोग का KVL। तो KCL जो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, वही लॉ KVL जो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड्स करता है। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, डिस्क धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है? तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डिस्क धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति उसके द्वारा उत्पन्न ईएमएफ तथा आर्मेचर धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो सिंपल में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए फार्मूला बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कलर को चेंज कर दिया। देखिए सबसे पहले इस चीज़ के लिए फोकस कीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। सबसे पहले पी मैकेनिकल के लिए बोलते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लिखिएगा फार्मूला EB कीजिएगा। क्या कीजिएगा? EB गुना IA कीजिएगा। क्लियर है? तो ये होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिएगा तो आर्मेचर करंट इंटू EMF कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं डीसी मोटर, तो हमेशा याद रखिए डीसी मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्लियर है? और डीसी मोटर की जो रेटिंग होता है वो हॉर्स पावर में होता है। किस में होती है? हॉर्स पावर में ली जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि डीसी मोटर की जो रेटिंग होता है किस में लेते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा HP में लेते हैं। और एक HP का वैल्यू कितना होता है? 746 वाट होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ताम्र हानि पर नगण्य होता है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था ताम्र हानि नो लोड पर नगण्य होता है, यानी कि जब कोई भी लोड नहीं होता तभी उस समय होता है। तो ताम्र हानि क्या लिख रहा, सॉरी, ताम्र हानि ताम्र हानि पर नगण्य क्या होता है? तो ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया था ताम्र हानि पर नो लोड नगण्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, कॉपर हानि नो लोड पर नगण्य होता है, क्योंकि कॉपर हानि लोड पर निर्भर करता है। अतः स्पष्ट है कि नो लोड पर कॉपर हानि क्या होगा? नगण्य होगी। अब देखिए बातें करना चाहते हैं कॉपर हानि का। देखिए सबसे पहले कॉपर लॉस का फॉर्मूला आप लोग याद करिए। देखिए I² कीजिएगा, I² R कर लीजिएगा। क्लियर है? और वही बातें करना चाहते हैं तो पी कॉपर के लिए क्या कीजिएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला तो आप लोग को पेपर में पूछ सकता है। क्लियर है? इसे वेरिएबल हानि भी कहते हैं। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, एक 80% दक्षता वाली 2 किलोवाट मोटर को 5 घंटे तक अधिकतम भार पर चलाए जाने पर कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें देखिए मोटर की रेटिंग, तो मोटर की रेटिंग लिख रहा है 2 किलोवाट। क्लियर है? इसके साथ साथ टाइम लिख रहा है 5 आवर लिख रहा, और एफिशिएंसी लिख रहा है आप लोग का 80%। क्लियर है? और ऊर्जा बोल रहा ना, तो ऊर्जा व्यय हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ऊर्जा व्यय निकालेंगे, यानी कि आप लोग को निकालना है
एनर्जी के बारे में। तो ऊर्जा व्यय आप लोग को निकालने बोलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 10 था 10 कर देंगे, 5 2 जा 10, देखिए हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 80 बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। सिंपल वे में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो राइट आंसर आएगा 8 किलो वाट आवर। तो सिंपल में 8 किलो वाट आवर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे ईजी क्वेश्चन था ये, सिंपल में बोल रहा हूँ। देखिए 5 को आगे 2 से गुना कीजिए 10 आ गया। अब 10 का आप लोग 80% निकाल दीजिए, तो 80% निकालिएगा तो आप लोग को 8 किलो वाट आवर आ गया। क्लियर है। चलिए, कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाले आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए हम लोग शुष्क रसायन अग्निशामक का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ड्राई केमिकल यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलते 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है ये। तो 35 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जब कोई इकाई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो क्या होता है ये। तो सिंपल में याद रखिएगा, जब कोई इकाई विद्युत आवेश एक बल का अनुभव करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो उससे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बातें करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज होता है, यानी एफ बाय क्यू होगा। क्लियर है। उसके अनुसार इसका यूनिट निकालिएगा तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन होता है, चार्ज का क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होगा। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं। देखिए याद रखिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो होता है आप लोग का एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है। चलिए, अब विद्युत धारा और विद्युत विभव दोनों प्रकार का अदिश राशि होते हैं। देखिए मैं 2 चीज़ लिखवा देता हूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए वेक्टर क्वांटिटी की बातें करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी इसमें अगर देखा जाए तो आप लोग के सामने सबसे पहले जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग ई से हम लोग वेक्टर के लिए शो कर देते हैं। इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जो होता है एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होता है। वही बातें करना चाहते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो सिंपल में याद रखें, स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे करंट में 2 होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा जिसको आई से डिनोट करते हैं, उसके साथ साथ विद्युत विभव, ये दोनों क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटी होता है। क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से HWG के इस्तेमाल पर किस वायर को नहीं मापा जा सकता है। तो देखिए पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से एल्युमिनियम के तार का व्यास HWG से नहीं मापा जाता। तो राइट आंसर कीजिए तो एल्युमिनियम के तार। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, HWG का थिकनेस कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ऑलरेडी मैं बताया था 0 से लेकर कितना होता है 36 तक होता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ एक फार्मूला बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए HW इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर थिकनेस, लिखिएगा देयर थिकनेस कर दीजिए। क्लियर है। इसका वैल्यू क्या होता है 0 से लेकर 36 तक होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में शंट फील्ड वाइंडिंग का चिन्ह BIS कौन सा है। तो यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग के लिए बोल रहा। तो अगर आप लोग फील्ड के बारे में पढ़े होंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, शंट फील्ड के लिए बोल रहा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का जो एक प्रकार का शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। याद रखिएगा, शंट वाइंडिंग में पतले तार के अधिक तर लपेटे होते हैं। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एक होता है शंट फील्ड वाइंडिंग, एक होता है सीरीज फील्ड। देखिए शंट जो होते हैं, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए एक होता है शंट होते हैं, एक होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। क्लियर है। तो यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, देखिए सीरीज वाइंडिंग, सबसे पहले इस चीज़ को लिखिएगा। सीरीज वाइंडिंग के अकॉर्डिंग 2 होते हैं, एक होता है शंट जो मैं लिख देता हूँ SHUNT, एक शंट होता है। उसके साथ साथ एक होता है सीरीज SERIES होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा शंट में, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा शंट वाइंडिंग में पतले तार के अधिक तर, देखिए इसमें काफ़ी पतले तार के ये अधिक तर लपेटे होते हैं। क्लियर है। वही सीरीज में क्या होता है मोटे तार, देखिए सीरीज में क्या होता है ये मोटे तार, ये मोटे तार के कुछ ही टर्न लपेटे होते हैं। क्लियर है। ये चीज़ होता है दोनों में डिफरेंस। क्लियर है। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर मैं बताता हूँ आप लोग के लिए याद करने के लिए। शंट जो होता है, देखिए शंट जो होता है ना वो पतले तार होते हैं, पतले तार होते हैं वो लंबे होते हैं। वही सीरीज की बात करना चाहते हैं तो सीरीज जो होते हैं वो मोटे तार लपेटे होते हैं। क्लियर है। आप लोग को ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। चलिए अब ऐसे आप लोग को मैं ट्रिक बता देता हूँ जो कभी नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले शंट लिखते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है टी आ रहा है। क्या आ रहा है टी आ रहा है। टी फॉर थिन यानी क्या हो गया पतला, तो पतला कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिएगा।
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो कौन सा सेल्फ फील्ड वाइंडिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब वही बातें करना, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए शंट वाइंडिंग के बारे में 3 कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, शंट वाइंडिंग में पतले तार के, देखिए इसमें पतले तार के प्रतिरोध होते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें अधिक टर्न होते हैं, यानी टर्न की संख्या क्या होती है, अधिक होता है। टर्न की संख्या क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसके साथ साथ शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस भी क्या होता है, अधिक होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और डीसी शंट मोटर में इसे आर्मेचर के शंट में लगाया जाता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं श्रेणी वाइंडिंग में, तो श्रेणी यानी सीरीज वाइंडिंग में मोटे तार के कम टर्न लपेटे होते हैं। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कुंडली में वोल्टेज की गणना करें जिसमें 160 की बाधा है और कुंडल के माध्यम में धारा 4 एम्पियर है। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल विच हैज एन इम्पीडेंस ऑफ 160 एंड करेंट फॉलोइंग थ्रू द कॉइल इज 4 एम्पियर। काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं आप लोग। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, इसके लिए फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस की बात करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग देखिएगा तो आप रेजिस्टेंस की बातें करना चाहते हैं तो इसमें लिख रहा आप लोग को 160 लिख रहा, तो 160 ओम लिख दिए। क्लियर है। देखिए 160 लिख रहा, दिख नहीं रहा क्या, फटे रहा, तो 160 ओम लिख रहा। क्लियर है। उसके साथ साथ करंट की बातें करना चाहते हैं, करंट लिख रहा आपको सामने 4 एम्पियर, तो मैं 4 एम्पियर लिख दिया हूँ। होपफुली आप लोग पढ़े होंगे भी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑलरेडी ओम स्क्रीन के अनुसार भी बराबर होता आई आर, तो आई का वैल्यू 4 था और आर का वैल्यू 160 था। अब आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 640 वोल्ट आएगा, तो 640 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए बाधा यानी होता ही आप लोग का ये चीज़। क्लियर है, क्योंकि इसका भी ऐसे मिलता है तो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का गलनांक कितना होता है। अगर आप लोग हमारा रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आप लोग को मैं बोल बोल के याद करवा दिया था। देखिए तांबे का गलनांक, सबसे पहले याद रखिए तांबे का जो गलनांक होता है 1085, देखिए 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए तांबा क्या होता है, एक प्रकार का कंडक्टर होता है, तो इसलिए याद रखिए यह PNP होता है, यानी कि इसका ताप गुणांक जो होता है, याद रखिए इसका ताप जो गुणांक होगा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ताप गुणांक इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। इसके यानी इसका कहने का अर्थ है ताप बढ़ने पर चालकता क्या होती है, घटती है। और सबसे अच्छा जो चालक होता है वह सिल्वर, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। इसका जो चालकता हुआ 90% तक होती है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन फंक्शन के अनुसार देखिए आप लोग को बुलियन फंक्शन का यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो सिंपल में देखिए काफ़ी अच्छे से सॉल्व कीजिए। देखिए ये सब क्लास 12th का मुझे याद आता है। देखिए सबसे पहले जब भी स्टेप्स करेगा तो आप लोग को यूज करना है। देखिए सबसे पहले ए पे हम लोग क्या करेंगे, किसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे बी पे लगा हुआ था तो बी को हम लोग स्किप कर देंगे, फिर सी पे नहीं था तो सी पे हम लोग लगा देंगे, उसके बाद फिर डी पे कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक और पार्ट्स लेंगे, तो ऑलरेडी देखिए एक कॉम्प्लीमेंट को बाहर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट लिखिएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे डी का कॉम्प्लीमेंट लिखिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किए तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा प्लस क्या लिखिएगा, बी। फिर अगर देखिए तो सी का कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। तो सिंपल में अगर देखिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, टाँकने की क्रिया में प्रवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। होपफुली आप लोग पढ़े होंगे, टाँकने की क्रिया में प्रवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता है धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड को मुक्त करना। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की गीली त्वचा का प्रतिरोध कितनी सीमा तक होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मानव शरीर की त्वचा गीली होने पर प्रतिरोध जो होता है वह 1000 ओम से 1 किलो ओम तक होती है। 1000 ओम होती है। 1000 ओम कीजिए या फिर 1 किलो ओम, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ शुष्क त्वचा, अगर शुष्क त्वचा की बातें करना चाहते हैं तो शुष्क त्वचा का जो हर प्रतिरोध होता है वह 7000 देखिए 70,000 ओम से लेके 1 लाख होता है। 70 लाख से क्या होता है, 1 लाख ओम तक होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अब मनुष्य जो होता है 1 से 9 मिली एम्पियर तक की धारा को आसानी से सहन कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए भूरे, काले और भूरे रंगों की कोडिंग युक्त प्रतिरोधक का मान और सहिष्णुता निर्धारित कर दिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस ऑफ द रजिस्टर कोडेड ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रे। देखिए ये क्लास 12th में पढ़ा था, आज भी मुझे याद है। देखिए मुझे याद होगा तो मैं लिख दूंगा। सबसे पहले इसका एक ट्रिक होता है। देखिए बीबी रॉय ऑफ, देखिए मेरा याद था, बीबी रॉय ऑफ वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ
वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गुड सिल्वर रिंग, ये था। यानी कि आप देखिए इस टाइप से लिखिएगा। देखिए यहाँ पे हो गया गुड वाइफ, देखिए बीबी रॉय, यानी 1 कीजिए 2 3, यहाँ से कीजिए 4, देखिए 4 हो गया। क्या कर रहा मिस्टर सागर, देखो 3 के बाद 4, यहाँ पे 4 आएगा, फिर 5 कीजिएगा, 6 7, गलत हो गया। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता, इसमें आप लोग काउंटिंग कीजिएगा तो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले 0 1 2, फिर 3 4 5 6, फिर 7 कीजिए, 8 कीजिए, 9 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कर दीजिएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, फिर यहाँ पे GS कर दीजिएगा। क्या लिखिएगा, GS कीजिएगा, GS बोलिए, GS कीजिएगा। तो जी में जो वैल्यू लेते हैं वो 10 टू पावर -1 लिखते हैं, या फिर 10 पर पावर -1 करते हैं, इस पर लिखते हैं 10 टू पावर -2 लिखते हैं। क्लियर है। और आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए जी का जो पावर होता है वो 5% में होता है, और एस का S4 होता है सिल्वर का। तो इसमें जो होता है आप लोग ले सकते हैं 10% का, और इसके बाद जो होता है उसके लिए नो कलर में लोग 20% लेते हैं। क्लियर है। आप लोग सेटिंग कीजिए। सबसे पहले भूरे कलर का, तो पहला जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, पहला जो होता है ब्लैक, सेकेंड वाले होता है ब्राउन। तो देख सकते हैं, तो पहला जो कलर आप लोग देखिए भूरे बोल रहा, तो ऑलरेडी फिर मैं भूरे के लिए मैं क्या बोला था, सेकेंड वाला लेता हूँ। तो सेकेंड में पहला होता है ब्लैक, सेकेंड होता है ब्राउन, तो देखिए 1 लिख दूंगा। क्लियर है। फिर काला लिख रहा है, तो काला के लिए हम लोग क्या करेंगे, काला के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 का प्रयोग करेंगे, तो 0 कर दिया हूँ। क्लियर है। फिर आप लोग के बीच में लिख रहा, फिर यहाँ पे भूरे कलर लिख रहा, तो भूरे कलर के लिए मैं क्या बताया था, 1 करना। तो यहाँ पे 10 टू पावर आप लोग अगर लिखते हैं तो 10 टू पावर 1 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आप लोग को प्लस माइनस करना पड़ता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बोल रहा कोडिंग के लिए प्रतिरोधक का मान निकालना है, तो सिंपल में आप लोग इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए आप लोगों के बीच में आंसर आ चुका है, यानी कि देखिए अब यहाँ पे लास्ट में 20% लिख दीजिएगा, तो राइट आंसर है। यानी कि देखिए 100 ओम प्लस माइनस 20% आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। यानी कि मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग के लिए इजी लग रहा होगा। देखिए सबसे पहले भूरे कलर, तो भूरे कलर का कोड के अकॉर्डिंग वैल्यू 1 होता है। वही बातें करना चाहते हैं काला का, तो काला का क्या होता है, 0 होता है। अब भूरे रंग का फिर से क्या था, 1 था, तो 1 कर दिया। और रंगहीन था, देखिए रंगहीन था ना ये, तो इसका रंगहीन के लिए हमेशा 20% लेते हैं। क्लियर है। अब आर का मैं आप लोग को बताया था फार्मूला क्या होता है, तो देखिए आर का जब फार्मूला निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, R1 इंटू, देखिए R1 R2 होता है, फिर यहाँ क्रॉस करते हैं R3 प्लस माइनस R4 लेते हैं। क्लियर है। ये फार्मूला पे मैं बैठा दिया हूँ। चलिए बस क्वेश्चन कुछ और बचा हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ऊष्मा का व्यवहारिक इकाई क्या होती है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, ऊष्मा के व्यवहारिक इकाई जो होती है वह ऊष्मा के व्यवहारिक इकाई जो होती है वह जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं, 1 कैलोरी, देखिए सबसे पहले याद करिए 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है। तो याद रखिए 1 जूल बराबर होता है 0.25 कैलोरी होता है। क्लियर है। उसी के साथ साथ 1 कैलोरी का जो वैल्यू होता है वह 4.18 जूल होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए 1 जूल का जो वैल्यू होता है वह 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। अब आते देखिए यहाँ से मैं 4 5 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को फंस जाएगा। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए बातें करना चाहते हैं जूल, इसका व्यवहारिक इकाई क्या होता है, जूल होता है। सबसे पहले याद रखिए 1 जूल, तो 1 जूल का जो वैल्यू होता है 0.24 कैलोरी होता है। क्लियर है। फिर बातें करना चाहते हैं 1 कैलोरी बराबर, तो 1 कैलोरी का जो वैल्यू होता है 4.18 जूल होता है। क्लियर है। फिर देखिए 1 जूल का वैल्यू जो होता है, 1 जूल का वैल्यू होता है 10 टू पावर 7 अर्घ होता है, ERG। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं अर्घ का, तो अर्घ जो होता है वह 2 चीज़ का मिश्रण प्रोडक्ट होता है। अर्घ जो होता है सबसे पहले हम लोग इसको लोग गुना करते हैं न्यूटन को मीटर से गुना करते हैं, या फिर और न्यूटन का छोटा इकाई क्या होता है, डाइन, तो डाइन को सेंटीमीटर से गुना कीजिए तो अर्घ आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो अर्घ के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइन को सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। घरेलू मिक्सर में किस प्रकार की विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे, तो याद रखिए घरेलू मिक्सर में हम लोग सिंगल फेज मोटर का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी का एक रूफ होता है जिससे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं यूनिवर्सल मोटर का, तो याद रखिएगा यूनिवर्सल मोटर जो होता है वह AC और DC दोनों प्रकार का होता है, यानी AC और DC दोनों प्रकार की सप्लाई इससे की जा सकती है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा 3 फेज मोटर के लिए सत्य है। तो
तो देखिए सबसे पहले 3 फेज मोटर के लिए सत्य बोला, सबसे पहले लिखा स्टार डेल्टा स्टार्टिंग आवश्यक है, या स्वप्रवर्तित होती है, या स्वप्रवर्तित होती है और रनिंग वाइंडिंग आवश्यक होती है। इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है। तो बोला कौन सा सत्य है? तो ऑलरेडी अगर आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से तो आप लोग जानते होंगे यह एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग होता है। 3 पेज जो होता है वह एक प्रकार का सेल्फ स्टार्टिंग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा इसके स्टेटर में 3 के गुणक में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित किए जाते हैं और रोटर में सामान्यतः शॉर्ट सर्किट से किए हुए चालक स्थापित किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है? व्हाट इज द टर्न रेशियो ऑफ द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर? सबसे अच्छा क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन याद रखिए, इसका रेशियो होता है 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1 होता है। क्लियर है? अतः इसमें जो के का मान होता है यानी के का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है। के का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है वह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो यह भी चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण एक प्रकार का विभव नियंत्रण विधि होता है। एक प्रकार विभव नियंत्रण विधि होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करिए, यानी वोल्टेज कंट्रोल विधि होता है। वाट से वोल्टेज, वाट से विभव, इस प्रकार मैं याद किया था। क्लियर है? और इसमें एक मोटर जनरेटर सेट का उपयोग करते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज मोटर में लोड करंट क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, सीरीज मोटर में लोड करंट किसके बराबर होता है? होपफुली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हमेशा याद रखिएगा सीरीज मोटर में लोड करंट आर्मेचर धारा और श्रेणी फील्ड के बराबर होता है। यानी कि देखिए सीरीज मोटर की बातें करना चाहते हैं तो आई ए का जो वैल्यू होता है वह आई एस यानी कि सीरीज के साथ साथ आई एल के बराबर होता है। सिंपल में ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सीरीज मोटर में लोड करंट आर्मेचर धारा तथा श्रेणी फील्ड के बराबर होता है। तो ये तीनों आपस में इक्वल होता है। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर दीजिएगा। तो सीरीज मोटर में लोड करंट क्या होता है? आई ए बराबर आई एस ई का करते हैं, यानी कि करंट और आर्मेचर के बराबर करते हैं। क्लियर है? और ये तीनों आपस में इसमें बराबर होते हैं। वही बातें करना चाहते हैं डीसी मोटर में। तो देखिए डीसी मोटर में अगर डीसी मोटर की बातें करना चाहते हैं तो याद रखिए डीसी मोटर में भी का जो वैल्यू होता है वह ई बी, देखिए सबसे पहले ई बी प्लस आई ए करते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक का पावर फैक्टर क्या होता है? होपफुली आप लोग पढ़े होंगे। तो फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक चोक कुंडली का जो पावर फैक्टर होता है वो 98% होता है। 98% होता है। कितना होता है? 98%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। इसी हम लोग बोलते हैं 0.98 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0.98 बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को किसके द्वारा बदला जा सकता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिए किसी एकल फेज मोटर की घूमने की दिशा को रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग या फिर लिख दीजिए ना रनिंग या फिर प्राइमरी वाइंडिंग टर्मिनल से कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब याद रखिए एकल फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई टर्मिनल को बदलने से रोटेशन की दिशा नहीं बदलती, एकल फेज में नहीं बदलती है। क्लियर है? इसलिए एकल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। और इसके साथ साथ याद रखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वह सेल्फ स्टार्टिंग होती है। चलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए एकल फेज जो मोटर होती है, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। एकल फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई टर्मिनल को बदलने से रोटेशन की दिशा नहीं बदलती है, इसलिए एकल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती या सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्लियर है? इसके साथ साथ वन फेज सिंगल मोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यवर्ती विभव के लिए रूप गुणक क्या है? व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट? सबसे पहले फ्रेंड देखिए आप लोगों को फॉर्म फैक्टर लिखना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ FORM लिख दिया हूँ। सबसे पहले फॉर्म फैक्टर आप लोग को निकालना है। तो देखिए मैं जो लिखा हूँ ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें कुछ मैं अंडरलाइन करूँगा। देखिए इसमें लास्ट में क्या RM है। क्लियर है? अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इसमें लिखिएगा तो RMS वैल्यू लिखिएगा। क्या लिखिएगा? RMS वैल्यू। सबसे पहले लिखिएगा RMS वैल्यू। क्यों लिखिए? क्योंकि RM है। क्लियर है? इसके बाद आप लोग क्या कीजिए? एवरेज वैल्यू।
RMS वैल्यू को हम लोग एवरेज वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्लियर है? तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। देखिए मीन वैल्यू को बोलते हैं एवरेज वैल्यू। क्लियर है? अब अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग निकालिए तो देखिए VRMS लिखिए, VRMS बटा V एवरेज। होपफुली आप लोग इसका वैल्यू निकालिए तो 1.11 आएगा। क्या आएगा? 1.11 आएगा। ये आप लोग का DC के लिए आता है। किसके लिए आता है? DC के लिए आता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। कुछ क्वेश्चन नहीं क्या? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल आ गया। एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, एक धातु पर दूसरे धातु के निक्षेपण की क्रिया को हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, लॉसेस डू नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्थैतिक हानि इसमें से किस पर निर्भर नहीं करती है। तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिखिए। देखिए स्थैतिक हानि यानी कि आप लोग को यहाँ पे स्थैतिक हानि का फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। देखिए इसको हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला मैं आप लोगों को बताया था। सबसे पहले के लिखिएगा, एफ लिखिएगा, MB लिखिएगा, KFMB मैं इस टाइप से बताया था। लास्ट में से भी लिखते हैं। तो देखिए इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताया था के है तो इसके साथ H लिखते हैं, M के ऊपर क्या लिखते हैं 1.6। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर कर रहा है। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए मैग्नेट एम पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना क्या, फ्रीक्वेंसी, तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। फिर देखिए वॉल्यूम, तो भी आप लोग के बीच में लास्ट में आया था, तो भी पे भी निर्भर करता है। तापमान, तो याद रखिए तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर फ्लक्स के घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोग को फार्मूला दे, देखिए अगर हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला होता है, सबसे पहले KF लिखते हैं, फिर BM लिखते हैं, फिर 1.6 लिखते हैं, F × V लिखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए V4 हो गया वॉल्यूम, तो देखिए V4 वॉल्यूम आप लोग के यहाँ पे आ गया। F4 होता है फ्रीक्वेंसी कर दिया हूँ। फिर देखिए BM4 होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पे आ चुका है। केवल आप लोग का इसमें तापमान नहीं होता, तापमान आप लोग का एडी करंट लॉसेस में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ क्वेश्चन और है, सॉरी। 10,000 प्राथमिक वर्तन वाले परिणामित्र को प्रदान 250 वोल्ट AC में जोड़ा जाता है। एक द्वितीयक वोल्ट तथा 400 वोल्ट के लिए बर्तन कितने होने चाहिए? तो ऑलरेडी आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या हो कीजिएगा फ्रेंड, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के अकॉर्डिंग निकालेगा। तो ऑलरेडी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए V2 रेशियो V1 बाय क्या कीजिएगा, N2 बाय N1 कीजिएगा। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाइए। तो देखिए सबसे पहले V2, तो V2 का वैल्यू आप लोग के बीच में कितना हो रहा, तो यहाँ पे आप लोग को V2 तो क्या निकालना है, 1000 प्राथमिक बर्तन वाले परिणामित ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट AC से जोड़ा गया है। एक द्वितीयक वोल्टता कितना, 400 वोल्ट है। देखिए द्वितीयक वोल्टता की बात करना चाहते हैं तो इसमें ऑलरेडी आप लोग लिखा 400 वोल्ट, तो 400 लिख दिया। अब प्राथमिक वोल्ट लिख रहा 250। ठीक है? तो प्राथमिक बर्तन वाले, तो प्राथमिक का वैल्यू लिख रहा है आप लोग बीच में 1000, तो आप लोग को लिखना है, आप लोग को N2 निकालना। आप सॉल्व कर लीजिए ना। 250 का पहाड़ा में 1000 आता है 4 बार में। अब आप लोग यहाँ पे सिंपल में आप लोग गुना करिए, यानी कि 400 को 4 से गुना कीजिए तो 1600, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। चलिए स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप क्या होता है? देखिए स्मॉल एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड आर्मेचर। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, सॉरी, DC मशीन में स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को प्रदान करता है, तो ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। यानी कि स्टेटर और आर्मेचर के बीच जो छोटा सा एयर गैप होता है वह मजबूत चुंबकीय फील्ड को मजबूत करता है। क्लियर है? चलिए याद रखिए फ्रेंड, DC मोटर में AC मशीन की तुलना में ज़्यादा एयर गैप रखा जाता है। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की SI इकाई क्या होता है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे, इसका ऐसे मात्रा होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का केवल ऐसे मात्रा होता है वेबर होता है। चलिए अब फोर्स का ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल में शॉर्ट सर्किट का क्या कारण हो सकता है? होपफुली आप लोग को इसके लिए सबसे इजी क्वेश्चन ये। तो सेल में शॉर्ट सर्किट का जो कारण होता है पूर्ण सेपरेटर्स होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो दोषपूर्ण सेपरेटर्स होता है, यानी कि डिफेक्टिव रेस सेपरेटर्स। ऑप्शन नंबर सेपरेटर्स लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, सेपरेटर्स इलेक्ट्रोलाइट्स का गमन करता है। ये जो सेपरेटर्स जो होता है ना वह इलेक्ट्रोलाइट्स का गमन करता है और यह दोनों धात्विक प्लेटों को शॉर्ट होने से बचाता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। बातें करना चाहते हैं लीड एसिड सेल के बारे में। तो सबसे पहले याद रखिएगा लीड एसिड सेल एक प्रकार का सेकेंडरी सेल होता है और
उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं, H2SO4 का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार को किसके उभयनिष्ठ पॉइंट से लिया जाता है? होपफुली आप लोगों को मैं बताया था। देखिए स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार किसके उभयनिष्ठ पॉइंट से लिया जाता है? तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार को तीनों वाइंडिंग के उभयनिष्ठ बिंदु से लिया जाता है। यानी कि कल ही मैं आप लोगों को बताया था, इसमें तीनों वाइंडिंग के उभयनिष्ठ से लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। और याद रखिएगा न्यूट्रल हमेशा स्टार कनेक्शन से प्राप्त किया जाता है। अगर न्यूट्रल की बात करते हैं ना, न्यूट्रल हमेशा स्टार कनेक्शन से प्राप्त करते हैं। यह अनबैलेंस लोड के अतिरिक्त धारा को प्रवाहित करता है। क्लियर है। चलिए अब डेल्टा याद रखिएगा। देखिए आप लोग को मैं बताया था फ्रेंड, देखिए एक होता है आप लोग के सामने स्टार कलेक्शन, देखिए यार एक होता है स्टार कलेक्शन। तो स्टार कलेक्शन में आप लोग का जो कलर होता है, देखिए सबसे पहले रेड होता है, फिर आप लोग के सामने ग्रीन येलो होता है, फिर आप लोग के सामने ये क्या होता है, ब्लू होता है। क्लियर है। लेकिन इसी में आप लोग को मैं बताया था न्यूट्रल तार आप लोग का ब्लैक होता है। वही बातें करना चाहते हैं। एक होता है आप लोग का डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में याद रखिएगा केवल और केवल, देखिए ये येलो होता है, फिर सॉरी इसमें केवल और केवल 3 कलर होता है। तीनों कलर आप लोग ऑलरेडी पढ़े भी होंगे। कौन कौन होता है? देखिए सबसे पहले रेड कीजिएगा, फिर आप लोग येलो देखिए फिर येलो कीजिएगा, लास्ट में ब्लू कीजिएगा। ये 3 होता है। याद रखिए डेल्टा में आप लोग का ब्लैक कलर नहीं होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, शेडेड पोल मोटर की दक्षता किसके पास होती है? तो सिंपल में मैं आप लोग को बताता, शेडेड पोल मोटर की दक्षता जो होती है वह 50 से 30% के पास के बीच में होती है। तो 5 से 30 होती है। तो राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर सी डी को क्लिक कर दे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। बस क्वेश्चन 10 बचे ना। हाँ तो क्वेश्चन में देखिए, किसी एम्पलीफायर में सबसे आसानी से खराब होने वाली भाग क्या होता है? होपफुली आप लोगों को पता होगा। देखिए अवरोधक, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर या सेरेमिक कैपेसिटर। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका। तो याद रखिए किसी भी एम्पलीफायर में आसानी से खराब होने वाली जो भाग होता है वह इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर होता है। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, एक CRO में यानी कि कैथोड रे और करंट्स में, तो एक CRO का फुल फॉर्म मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। CRO का अगर आप लोग जानते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए फुल फॉर्म। एक CRO में स्क्रीन में 10 ms के स्लिप समय के साथ अनुमानित धारा देते हैं, तो इसका आवृत्ति क्या होगी? सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए टी का वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 10 ms लिख रहा, यानी कि 10 मिली सेकेंड। तो तोड़ेंगे तो 10 इंटू मिली की इक्वल टू 10⁻³ कर देंगे सेकेंड। और आप लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना, तो एफ इक्वल टू क्या लिखे 1/t। तो यहाँ से सॉल्व किया तो आप लोग का 100 हर्ट्स आएगा, 100 हर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AC से DC में रूपांतरण क्या कहलाता है? सबसे पहले याद रखिएगा AC से DC में रूपांतरण जो होता है वह रेक्टिफिकेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है। तो याद रखिए AC से DC में रूपांतरण को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब याद रखें रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर होता है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिंग रोज का इस्तेमाल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे सीलिंग रोज का प्रयोग प्रदीप्ति दीप की आपूर्ति के लिए करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिए सीलिंग रोज बेकलाट पदार्थ का बना होता है। क्लियर है। इसके अंदर 2 पीतल के टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं। इसका प्रयोग कमरे के छत के नीचे लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अल्टरनेटर में स्टेटर कोर किसके बने होते हैं? क्वेश्चन लिख रहा है अल्टरनेटर में स्टेटर जो कोर होता है किसके बने होते हैं? होपफुली आप लोगों को पता होगा। देखिए अल्टरनेटर का जो स्टेटर कोर होता है वह हमेशा जो बनता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बातें करना चाहते हैं अल्टरनेटर, देखिए सिलिकॉन स्टील के प्रयोग से हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाती है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो मशीन AC धारा व EMF को उत्पादित करती है उसी को कहते हैं हम लोग अल्टरनेटर। देखिए क्वेश्चन आएगा कि अल्टरनेटर क्या है, तो देखिए इसके बारे में 2 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अल्टरनेटर तो वैसा मशीन, देख लीजिए इसके बारे में जो बताओ ध्यान से सुनिएगा। अल्टरनेटर वैसा मशीन जो AC धारा यानी कि AC धारा के साथ साथ EMF को उत्पादित करता है उसे बोलते हैं अल्टरनेटर कहते हैं। क्लियर है। यह एक प्रकार का सिंक्रोनस मशीन होता है जिसका स्पीड क्या होता है NS इक्वल टू लिखिएगा 120 F/P लिखिएगा। क्लियर है। और बातें करना चाहते हैं इसका रेटिंग के बारे में, तो सिंपल में आप लोग पढ़े भी होंगे। इसका जो रेटिंग होता है, इसका रेटिंग जो होता है वह KVA में होता है। क्या होता है ये? KVA में ली जाती है।
और इसका स्टेटर क्रोड में आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित होती है तथा रोटर पर फील्ड वाइंडिंग होती है। क्वेश्चन आता है इसका स्टेटर क्रोड में आर्मेचर वाइंडिंग होती है जबकि रोटर पर फील्ड वाइंडिंग होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव कंपोनेंट्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। देखिए इसमें नहीं है तो पैसिव कंपोनेंट्स नहीं है, तो ऑलरेडी देखिए डायोड नहीं हो क्योंकि एक प्रकार का एक्टिव है। बातें करना चाहते हैं पैसिव में कौन कौन होता है, तो फ्रेंड याद रखिए पैसिव के लिए आप लोग 3 चीज़ याद करिए। LCR बोलिए, LCR यानी इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, यानी इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया। क्लियर है? चलिए, एक 1200 मीटर तार के 60 ओम का प्रतिरोध है तो 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा इसको। तो फ्रेंड इससे बनाइएगा तो आप लोग का देखिए सबसे पहले आप लोग बनाइए। आर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, रो इंटू लेंथ बाय एरिया होता है। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले देखिए ये आप लोग का लिख रहा है 1200 ओम लिख रहा है। क्लियर है? इसके साथ 1200 मीटर था, ये 60 ओम है, ये 240 मीटर है। आप लोग को प्रतिरोध निकालना है। सिंपल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे R1 बाय क्या करेंगे, R2 सॉरी यार देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, R1 बाय R2 निकालेंगे। तो R1 बाय R2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, L1 बाय L2 करेंगे, L1 बाय L2। अब इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप लोग पुट कीजिए। तो R1 तो आप लोग को दिया है ना, तो R1 का वैल्यू अगर देखिएगा तो 60 ओम दिया है और R2 का आप लोग को निकालना है तो R2 मैं लिख दिया हूँ। फिर इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे देखिए प्रतिरोध के बारे में बताने का चाह रहा हूँ। तो इसका वैल्यू आप लोग के सामने लिख रहा है 1200 और इसका वैल्यू लिख रहा है 240। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो R2 का वैल्यू जो आएगा, देखिए 0 0 कट गया, 6 का पारा में 120 आता है 20 बार में, 20 का यहाँ पे 20 का पारा में 240 कितना बार में आएगा, तो 12 बार। हाँ 2 का हाँ ये आ जाएगा 12 बार, तो राइट आंसर आएगा 12 ओम। तो सॉल्व कीजिए तो 12 ओम इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। धारिता कैपेसिटेंस डज नॉट फ्लो थ्रू। तो फ्रेंड्स लिख रहा है कैपेसिटर किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसका फार्मूला लिखिए। C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है। इस फार्मूला का आगे लिखिए। तो देखिए बातें करना चाहते हैं, देखिए A4 होता है एरिया, तो एरिया पे तो डिपेंड कर रहा है। D4 होता है प्लेटों के बीच दूरी का, इस पर भी डिपेंड करता है। एप्सिलॉन होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो इस पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो फ्रीक्वेंसी पर यह निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? फिर से मैं लिख देता हूँ। C इक्वल टू फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है, तो याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा हूँ। यदि 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटरों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारा कितनी होगी। सबसे पहले याद रखिएगा जब भी कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n इंटू जो आप लोग का टर्म रहेगा यानी कि फैराड जो है उसको गुना कर दिए। तो टोटल कितना n था, 4 था, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड, 40 माइक्रोफैराड होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्तक में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति दी जाती है तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एफ का जो फार्मूला लिखिएगा तो 120 एफ का लिखिएगा तो हम लोग 120 नहीं लिखेंगे, पी एन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, पी एन अपॉन 120 कीजिए, पी एन अपॉन 120 एच जेड के लिए। क्लियर है? जहाँ पे पी अगर क्वेश्चन पूछता फ्रेंड्स पी क्या है तो ऑलरेडी नंबर ऑफ पोल्स हो गया, एन क्या है सिंक्रोनस गति हो गया, एफ क्या फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लियर है? और याद रखें अल्टरनेटर के रोटर पर स्लिप रिंग होते हैं, इसके माध्यम से क्षेत्र कुंडलियों को उत्तेजित हेतु डीसी धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है? तो राइट आंसर अगर कीजिएगा तो 17 का ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बस 5 क्वेश्चन बच गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये। अब फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए नीचे चित्र में दर्शाए गए अनुसार संयोजित 3 प्रतिरोध को R1 R2 और R3 का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो तीनों का वैल्यू क्या है 60 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका ट्रिक मारते हैं। जब भी आप लोग को वैल्यू निकालने बोले तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों यानी कि जो रेजिस्टेंस दिया रहेगा नंबर ऑफ टोटल यानी कि टोटल रेजिस्टर कितना 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 20 ओम आंसर। तो 20 ओम अगर किलो में था तो 20 किलो ओम इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रोटरी कन्वर्टर किस प्रकार के कन्वर्टरों के अंतर्गत वर्गीकृत है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एक रोटरी कन्वर्टर सिंगल फेज या 3 फेज प्रकार के कन्वर्टरों के अंतर्गत वर्गीकृत होती है। तो राइट आंसर किया तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए याद रखिए रोटरी कन्वर्टर जो होता है वह एक एकल मशीन होती है जो डीसी को एसी में अथवा एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। बस 3 क्वेश्चन बच गया। सिंक्रोनस मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का अनुपात क्या होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा
सिंक्रोनस मोटर में प्रारंभिक टॉर्क और रनिंग टॉर्क के बीच का जो अनुपात होता है वह शून्य होता है। क्या होता है ये? शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ऑलरेडी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने लिख रहा है, साधारण मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति लेता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, साधारण मिक्सर 400 वाट की विद्युत शक्ति पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, इसके साथ साथ याद रखिएगा, जो मिक्सर जो होता है एक प्रकार का यूनिवर्सल मोटर होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये एक प्रकार क्या है ये? तो एक प्रकार यूनिवर्सल, एक प्रकार का यूनिवर्सल, ठीक लिखे ना, एक प्रकार का यूनिवर्सल मोटर होता है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, यह मोटर एसी तथा डीसी दोनों को सप्लाई करता है। क्लियर है? चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो मैं इसके बारे में पूरे का पूरे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर, सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होता है, यानी कि इसमें याद रखें, इसमें कितना वाइंडिंग होता है? इसमें सबसे पहले याद रखें, इसमें एक वाइंडिंग होता है। क्लियर है? और ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग इंडक्शन मोटर स्टार्टर करने के लिए करते हैं, यानी इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के लिए करते हैं। क्लियर है? ऑटो ट्रांसफार्मर से आसानी से वोल्टेज का कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वह सेल्फ प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर है? इसके साथ साथ इसमें इंडक्टिविटी एवं कंडक्टिविटी दोनों तरह से शक्ति का स्थानांतरण होता है। तो राइट आंसर अगर देखिए तो बोला ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है, तो सिंपल में एक वाइंडिंग होती है। कितना होती है? एक वाइंडिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये रहा फ्रेंड्स 75 क्वेश्चन, और आप लोग बहुत सारे हमें कमेंट बॉक्स में हमारे मित्रगण लिखते हैं कि आप इसमें आंसर बता दीजिएगा। तो देखिए, आंसर की आप लोग सामने ये रहा, आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फ्रेंड्स, हमारा एक प्लानिंग है कि मैं जो नोट्स आप लोग देखे होंगे शायद आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ALP स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा कोई मेहनत कर रहे हैं तो कौटल्य वाले सर कर रहे हैं। तो उनका जो मेहनत है अब तक सबसे ज़्यादा किसी पर भी रंग ला रहा। तो मैं चाह रहा हूँ उनका जो नोट्स था, जो आप लोग देख रहे होंगे शायद वो सब पढ़ भी रहे होंगे, तो उनको मैं चाहता हूँ एक बार बढ़िया से रिवीजन करवा दूँ इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप लोग जो भी पढ़ें और क्लियर करवा दो। क्लियर है? चलिए, ये रहा। अब मैं नेक्स्ट डे आता हूँ तो सेट नंबर 12 को भी करवा दूंगा। क्लियर है? तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। और आप लोग बताइए आप लोगों को क्या चाहिए। क्लियर है? यानी कि नेक्स्ट क्लासेस क्या चाहिए। और एक मैं चाह रहा था, देखिए मैं इस वीडियो में जो बनाता हूँ पूरे का पूरे डिस्कस करता हूँ, तो आप लोग बताइए केवल डिस्कस वाला क्लास चाहिए या फिर केवल आंसर वाला चाहिए? आप लोग दोनों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मेरा भी प्लानिंग जो चल रहा अभी टोटल 20 सेट है, तो 20 सेट को मैं चाह रहा पूरे का पूरे डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद यानी 20 तारीख तक मेरा टारगेट है पूरे के पूरे कंप्लीट करने का। क्लियर है? साथ में प्रीवियस ईयर का भी। उसके बाद मेरा टारगेट होगा 3 या 4 दिन में, कम से कम 4 या 5 दिन में टोटल एक दिन में 4 सेट का मैं पूरे का पूरे केवल MCQ के बेस्ड में करवा दूंगा लास्ट टाइम, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। यानी कि एक सेट को उठाऊंगा, यानी एक दिन में कम से कम एक ही साथ मैंने एक वीडियो 1 घंटा का बनाता हूं, तो केवल 75 क्वेश्चन का खाली MCQ करवा दूंगा, कॉपी एंड पेस्ट वाला करवा दूंगा, ताकि आप लोग जो भी है आप लोग देख के लास्ट में क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? ये मेरा प्लानिंग है। और एक बार मैं सोचा उस नोट्स को भी बढ़िया से मैं आप लोग के बीच में पढ़ दूँ, ताकि आप लोग को और रिकॉल करवा दूँ। क्लियर है? क्योंकि उनके जैसे नोट्स कोई प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।